आप सभी का स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस एक सप्ताह के अंदर हुए कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि जो भी करंट अपडेट होता रहता है वो हर शनिवार को इस वीडियो के माध्यम से पर हफ्ते यानी कि अगर कहें तो वीकली करंट जो है आप लोगों को अपडेट होता रहेगा। ऐसे ही जैसे ये हो रहा है और आगे की वीडियो में भी करंट पड़े हुए हैं और उसी तरह से जैसे अभी हाल ही में हम करंट के ऊपर बात करते हैं तो पहले पॉइंट में आता है कि हाल ही में अभी जो है एशियाई शेयर जो है जिनको रेड लाइन के अंदर रखा गया है, रेड लाइन के अंदर रखा गया है, उनको केंद्र सरकार ने जो अंतिम वन्यजीव अभ्यारण्य बचा हुआ है गुजरात के गिरी नामक स्थान में, गुजरात के कहाँ गिरी नामक स्थान में जो बचा हुआ है उसको सजो कर रखने के लिए उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगाया है कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी इन पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनमें क्या है कि जैसे इनकी जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां पूरे तरीके से लुप्त हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं? लुप्त हो जा रही हैं, जिनसे अधिक मात्रा में जैसे अभी हाल ही में देखा गया था कि अभी चीते को लाया गया है भारत में और भारत में ला करके उनको गोरखपुर में रखा गया, यानी गोरखपुर में छोड़ा गया। और अब इस समय क्या है कि जो शेर हैं उनकी भी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। ठीक है, इनकी प्रजातियां क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण क्या हो रहा है कि सही तरीके से सुचारू रूप से सारा नहीं हो पा रहा है। तो केंद्र सरकार ने गुजरात में स्थित गिरी नामक राष्ट्रीय उद्यान जो है उस पर उन्होंने कहा है कि इसका ध्यान सही तरीके से दिया जाना चाहिए। जैसे कि पॉइंट लिखा गया है यहाँ आप देख रहे हैं, और इसका प्रोजेक्ट लायन नामक माध्यम से जैसे इसको किया गया है, यानी कि lion@47 विजन ऑफ अमृत कल इसके नाम से प्रोजेक्ट लायन नाम का एक सुचारू रूप से व्यवस्था बना करके इसको लागू किया गया है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि जितना हो सके उतना उस तरीके से इसको बचाया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को बचाया जाए, जिससे बाघ की प्रजाति जो है यानी कि शेर या बाघ की जो प्रजातियां हैं वह सही तरीके से रहें। सेकंड पॉइंट में आपका दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट में जो आपका दिया गया है कि यह जिसके तहत शेरों को संरक्षण प्रदान किया गया है, वह है आर्टिकल के प्रथम अनुसूची में इसको जोड़ा गया है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एशियाई शेरों को रेड लाइन में जो रखा गया है वह इसी के माध्यम से इनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी लुप्त हो रहे प्रजातियां हैं उनको जब हमें इंडिकेट करना होता है यानी कि बताना होता है तो उनमें क्या होता है कि उनको हम रेड लाइन के एरिया में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें इस बात का पता होता है कि कौन सी प्रजाति या किस तरह के पक्षी जो हो रहे हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं, जिनके कारण सही तरीके से हमको इसकी जानकारियां मिल रही हैं या मिल जाती हैं और उनके सुरक्षा के ऊपर हम
बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उसको बना करके हम रख सकते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से इनकी सुरक्षा सही तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो एशियाई शेरों को भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 के तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया है, जिनको रेड लाइन में शामिल कर लिया गया था, और इस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि इनको जितनी सुरक्षा हो सके उतनी सुरक्षा दे करके इनको चारों तरफ से बचाने का कार्य किया जाए, ठीक है। तो गुजरात में गिरी नामक स्थान पर यह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, यह लायन अर्थात टाइगर रिजर्व या लायन रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जिनके कारण से जो भी शेर बचे हुए हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती रहे, ठीक है। तो इनमें जो क्वेश्चन उठेंगे आपके, वो तत्काल में जो आने वाले आपके एग्जाम है उनसे संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो पॉइंट है हॉर्स ट्रेंडिंग। पहले तो ये जान लीजिए कि हॉर्स ट्रेंडिंग होता क्या है, ठीक है। हॉर्स ट्रेंडिंग उसको कहते हैं कि जब कोई भी नेता किसी दल को छोड़कर चला जाता है, यानी कि अगले दल में चला जाता है, यानी कि कहे अगले पार्टी में चला जाता है, तो उस पार्टी का जो सदस्य होता है, जिनके कहने पर यह अपनी पार्टी को छोड़ करके जाता है, तो कुछ ना कुछ उनको पैसे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पैसे दिए जाते हैं, जिनके कारण यह अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। इसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने की क्रिया को हम हॉर्स ट्रेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेंडिंग कहते हैं। तो हॉर्स ट्रेंडिंग समझ में आया क्या होता है। और अभी हाल ही में अगर हम कहें कि हॉर्स ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, तो हॉर्स ट्रेंडिंग हर जगह, यानी कि हर स्टेट में होता है, और हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन बाहर के जो देश हैं उनमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें हॉर्स ट्रेंडिंग नहीं होता। हॉर्स ट्रेंडिंग लोकसभा और राज्यसभा में जितने मनोनीत सदस्य, अगर कहा जाए कि पूरे जो सदस्य होते हैं, यानी कि एमपी और एमएलए होते हैं, उनको जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में हटा करके कर दिया जाता है, यानी कि वह स्वतः से चले जाते हैं, किसी पैसा पाकर किसी वैसे भी पार्टी छोड़ करके अलग हो जाते हैं, तो उसी को हॉर्स ट्रेंडिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेंडिंग। क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेंडिंग। और यह तेलंगाना हाई कोर्ट ने केसीआर के विधायकों की खरीद फरोख्त, अभी मैंने आपसे कहा कि जो विधायक बिक जाते हैं, यानी कि एक पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, दूसरे पार्टी में क्या होते हैं? चले जाते हैं, उन नेताओं को जो खरीदने का कार्य करती है, यानी कि खरीद फरोख्त उसे कहा जाता है, यानी खरीद करके अपने में मिला लेना, उसे हॉर्स ट्रेंडिंग कहा जाता है, जो कि तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? तेलंगाना राज्य में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वही है। तो अगर कहा जाए कि 1967 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और रद्द हो गई, तब गयालाल 9 घंटे के अंदर
9 घंटे के अंदर उन्होंने 3 पार्टियां बदली थी, 3 पार्टियां बदली थी, जो कि उस समय के सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्टियां बदलने वाले ये नेता थे उस समय के, ठीक है, उस समय के सबसे ज़्यादा पार्टियां बदलने वाले नेता थे। तो एंटीसेप्टिक लॉ में ऐसे नेता को अयोग्य घोषित किया गया है, ऐसे नेता को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और जो निर्दलीय होकर लड़ते हैं और कहते हैं कि मैं निर्दलीय खड़े होकर के और लड़ूंगा, मैं निर्दलीय खड़े होकर के लड़ूंगा, तो ऐसे नेता को भी अयोग्य घोषित किया जाता है, ऐसे नेता को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी पार्टी में मिलना है, किसी भी पार्टी में मिलना है, या उस पार्टी के बारे में, या उस पार्टी के बारे में किसी भी प्रकार का जो संशोधन पारित होता है, यानी कि जाने का मत होता है कि आप जा सकते हैं इस पार्टी में या इस पार्टी में आ सकते हैं, जब वह लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होता है वहाँ के संगठन से, तब उसके बाद वह नेता एक दूसरे से दूसरे पार्टी में चला जाता है, जो कि ऐसा करना कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा क्या किया जाता है? नहीं किया जाता। तो समझ में आया कि हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, और एशियाई बाघों के बारे में आप लोगों को पता चला, एशियाई बाघों के बारे में पता चला। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि 2004 में आए हुए सुनामी के बारे में यह चर्चा में क्यों है, यह चर्चा में क्यों है, यह करेक्ट बन सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 में इस सुनामी को दिसंबर 27 को 18 साल पूरे हो गए, 18 साल पूरे हो गए, ठीक है। सुनामी एक जापानी शब्द है, सुनामी एक जापानी शब्द है। सु मतलब होता है समुद्र, और नमी मतलब होता है विनाश, नमी मतलब होता है विनाश, अर्थात सुनामी मतलब होता है समुद्रों द्वारा किया गया विनाश। क्या होता है? समुद्रों द्वारा किए गए विनाश को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया कि सुनामी किसे कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि इसको हम करंट के माध्यम से पढ़ते हैं। तो 27 दिसंबर 2004 को यह सुनामी जो है, 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भूभाग पर, उनके जो किनारे के समुद्र है, उस समुद्र में जा करके उठा, यानी कि सुनामी आई, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि उसकी हलचल के कारण समुद्र में बहुत तेजी से लहर उत्पन्न हुआ, और वह लहर पूरे भारत, ठीक है, पूरे भारत और उनके अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश से, उन देश को उसने प्रभावित किया, उन देशों को इसने प्रभावित किया। और इसी के कारण यह काफ़ी विनाशकारी साबित हुई, जिनसे लगभग 70 से 80 लोगों की मौत हो गई। क्या हुई? 70 से 80 लोगों की मौत हो गई, जिनको यह शोक के रूप में माना जाता है। या क्या किया जाता है? शोक के रूप में माना जाता है। इस कारण से इस 2022 में, यानी कि 26 दिसंबर
4 को उठे हुए इस लहर को 26 दिसंबर 2022 को पूरे 18 साल बीत गए हैं। क्या हुए हैं? 18 साल बीत गए हैं। तो ये समझ में आ गया कि सुनामी की प्रक्रिया क्या है। और सुनामी के बारे में भी जाना, ठीक है, सुनामी के बारे में भी जाना। अब आगे के पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कि आगे की पॉइंट क्या है। बम साइक्लोन। अभी जानते हैं कि बम साइक्लोन क्या होता है, ठीक है, बम साइक्लोन क्या होता है, बम साइक्लोन, ठीक है। उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के क्षेत्र में अभी हाल ही में यानी कि 2022 में बहुत ही तेज बर्फबारी हुई। बहुत ही तेज क्या हुई? बर्फबारी हुई, जिनके कारण सभी वहाँ के वाहन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं थी, अगर कहा जाए कि वायुयान से भी संबंधित सारी सेवाएं बंद कर दी गई। क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। और 47 लोगों की वहाँ अकस्मात मृत्यु हो गई। अगर कहा जाए तो 47 लोग मर गए, 47 लोग मर गए। तो जो ये तूफानी या कहें तो बर्फीली तूफान थी, उसे सिल्वर मेल्टिंग कहा जाता है। सिल्वर मेल्टिंग कहा जाता है, यानी कि जो सिल्वर के तरीके से दिखने वाले बर्फ के गोले थे, जिनके गिरने से यहाँ व्यक्तियों की मौत हो गई, उनके या उसी नाम को सिल्वर बेल्टिंग यानी कि सिल्वर मेल्टिंग कहा जाता है। सिल्वर मेल्टिंग कहा जाता है। उसके बाद इसके जो प्रेशर होते हैं वो 24 घंटे में 24 मिलीबार प्रेशर के तौर पर लगता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए यह कितना प्रेशर तैयार करता है, तो 24 आवर्स में 24 मिलियन बार प्रेशर जो है यह स्थिर करता है। तथा बर्फ तथा तेज हवा में हिम झंझावत यानी कि हिम हिलाने का कार्य करता है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि भूस्खलन की तरह इसे भी देखा जाता है। भूस्खलन की तरह ही इसे देखा जाता है। अब इसके बाद है अगला पॉइंट, इसके बाद है आपका अगला पॉइंट इरामाटी डिब्बालू। ये है क्या? पहले इसके बारे में जान लीजिए कि इरामाटी डिब्बालू है क्या। इरामाटी डिब्बालू एक तरह का ऐसा क्षेत्र है कि जो लाल कलर के रेत की तरह पाया जाता है, और यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसकी औसतन लंबाई का जो पता लगाया गया है, वह है औसतन लंबाई का जो पता लगाया गया है, तो यह लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ पाया गया है। यह 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ पाया गया है। और यह प्राचीनता के अगर आधार पर इसको हम देखें तो यह 18,000 से लेकर के 20,000 वर्ष पहले तक, यानी कि बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में पाया जाने वाला कहा जा रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में क्या हो रहा है? पाया जाने वाला कहा जा रहा है।
तो भूवैज्ञानिक ने डिब्बलू नामक जो ये स्थान प्राप्त हुआ है, इस स्थान को उन लोगों ने संरक्षण प्रदान किया है। 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने इसको भूस्थल अर्थात अगर कहा जाए कि पुराने के समय के विरासत के रूप में इसको घोषित कर दिया है, विरासत के रूप में इसे घोषित कर दिया है। और आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला यह स्थल 2016 से इसको संरक्षण प्रदान है। 2016 से इसे संरक्षण प्रदान है। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र से संबंधित है। अंटार्कटिका क्षेत्र से संबंधित है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि लगभग 5,000 यानी कि अगर कहें तो 55,000 मीट्रिक टन इसका इलाका जो है वह अंटार्कटिका काउंसिल एक सरकारी मंच है, जो 1966 में ओटावा घोषणा पत्र के जरिए स्पष्ट किया गया था। ओटावा घोषणा पत्र के जरिए इसको स्पष्ट से किया गया था या बताया गया था। तो हम लोग पहले अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। जैसे अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्षेत्रों में पाया जाता है। बेसिकली नॉर्थ पोल पे ही पाया जाता है। जैसे आप सभी देखेंगे वर्ल्ड मैप के बने हुए क्षेत्रीय दूरी के आधार पर जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है वह अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। वह अंटार्कटिका क्षेत्र में क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है? इसमें ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर इस समय बहुत तेजी से पिघल रहा है। क्या हो रहा है? ग्लेशियर जो है वह बहुत तेजी से पिघल रहा है, जिसके कारण वहाँ से बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन ग्लेशियर के पिघलने के कारण से अमेरिका, चाइना और वहाँ के नज़दीकी जो देश हैं उनके लिए एक अच्छे मार्ग की उत्पत्ति हो रही है, जो पहले ग्लेशियर जमने के कारण वह इस तरह से काफ़ी दूरी तय करके अपने सामानों की बिक्री किया करते थे, वह अब सही तरीके से यानी कि नज़दीक क्षेत्र से वह लेकर के अपने सामानों की बिक्री करेंगे। और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राकृतिक संपदा मिलने की इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे कि लगभग खनिज तेल बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि यह अकेले जितना हम लोग उत्पादन करते हैं उसका 22% इसमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 22% इसमें मिलेगा, ठीक है? यानी कि अगर कहा जाए कि एक अनुमान के आधार पर तो 90 मिलियन बैरल यानी कि
70 मीट्रिक टन प्राकृतिक गैस सिर्फ पाया जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस सिर्फ पाया जाएगा। उसके बाद 44 बिलियन प्राकृतिक गैस इसमें मिलेंगे, जो पूरी दुनिया का कितना होगा, 13% होगा। जो पूरी दुनिया का क्या होगा, 13% होगा। और इसकी जो मोटाई है वह 1.5 मीटर कम हो गई है। 1.5 मीटर कम हो गई है, जो अनुमानित बताया जा रहा है कि 2050 तक पूरा ग्लेशियर क्या होगा, पिघल करके समाप्त हो जाएगा। पूरा ग्लेशियर क्या होगा, पिघल करके समाप्त हो जाएगा, जिनके कारण बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इनमें जो अनुमानित खाद्य भंडार पाए जा रहे हैं, तो इनके सदस्य देश के आधार पर जब अंटार्कटिका का गठन हुआ था, तो उस अंटार्कटिका के गठन के आधार पर उस समय तत्काल में जो उसकी कमेटी थी, उसमें सिर्फ 8 सदस्य थे। कितने थे? 8 सदस्य थे। जैसे कि कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, आयरलैंड और स्वीडन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कमेटी का गठन हुआ और बन करके तैयार हुआ, तो उसके बाद भारत को जोड़ने के बाद उसमें जो सदस्य देशों की संख्या आई, वो आई 13। कितनी आई? 13 सदस्य देशों की संख्या आई। 13 सदस्य देशों की संख्या आई। ठीक है, और यह अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, वह भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों महत्वपूर्ण है कि मार्च 2022 में पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय ने भारत एवं अंटार्कटिका सतत विकास के लिए सापेक्षधारी स्तंभ के रूप में एक बना करके तैयार किया, और वहाँ जो शोध संस्थान को बनाया, उसमें अभी भी भारत के वैज्ञानिक जा करके उनमें शोध करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शोध करने का कार्य इसमें करते हैं, अगर कहे तो। ठीक है, यानी कि शोध करने का कार्य करते हैं। और इससे जो 6 स्तंभ बन करके जो तैयार हुए हैं, वो है पर्यावरण, आर्थिक, मानव संसाधन, परिवहन, संचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग। 2007 में अंटार्कटिका महाद्वीप का वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया, जिसमें स्थलीय समूह ने हिमाद्री अनुसंधान वेश खोला गया। तब से भारतीय वैज्ञानिक वहाँ बैठ करके आज भी वह शोध करते हैं। और आज का जो लास्ट करंट है, वह है मणिपुर में खतरनाक जनजातियों द्वारा केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में समझौता किया है, जिसे UNLF कहा जाता है। अगर हम कहें तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट,
लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। तो 1964 में यह विद्रोह बहुत ही उस समय प्रभावी था, लेकिन जो इसको दबाने का कार्य किया गया, जिनके माध्यम से यह सही तरीके से चला, वह 27 दिसंबर को शांति समझौता के आधार पर इनको पत्रिका में सिग्नेचर करवाया गया, जिनसे इन्होंने कहा अब कभी भी यह मार नहीं करेंगे या उपद्रव नहीं करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? और इसमें ऐसे उग्रवादी बहुत सारे संगठन हैं, जैसे PLA, KCP, प्रोसैक, KY, KL, ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं कि मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाए। और इम्फाल धरी में मितेई समुदाय, जो कि बहुत अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है, उन बहुसंख्यक के आधार पर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और 1990 के दशक में नंगा कूकी के बीच जातीय संघर्ष हुआ था, जिनके कारण इन दोनों में भीषण विवाद हुआ था और मार हुआ था। उसके बाद हम कहें कि पिंपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट 1980, यानी कि अगर कहा जाए कि पूरे मणिपुर को अशांत घोषित किया गया था, लेकिन 2008 अगस्त 2008 सस्पेंशन उनाद ऑपरेशन समझौता किया गया, जिससे 27 नवंबर 2022 समझौता हुआ। और यह विद्रोह तथा हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा और कहा कि हम आज के बाद कभी भी हिंसा के मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो ये आज आपके एक हफ्ते का ये करंट था, जो आपको अपडेट कर दिया गया है। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद।